दिल्ली में मेरी कल किसी से बात हो रही थी और आज के प्रोग्राम के बारे में जब मैंने उससे चर्चा की तो मैंने उनको बताया कि मुझे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि अरे आपको तो अच्छा है, अपने पसंद का विषय मिल गया। मैंने कहा नहीं, ये मेरी पसंद का विषय नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी योग्यता का विषय मिल गया। जो इनफैक्ट मैं इस रूप में खासकर डिजर्व करता हूँ कि जिनके साथ आपने 10 साल काम किया हो, पॉलिटिशियन के साथ हाईएस्ट लेवल पर, और वो भी एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। एक तो ऑफिस होते हैं, ऑफिस में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी से हट करके या उस सिस्टम से हट करके थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो पर्सनल टच भी होता है, काम के दूसरे तौर तरीके भी होते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि 87 से लेकर के 97 तक मुझे उन्होंने अपने साथ काम करने का मौका दिया। जैसा कि शशिधर जी ने बताया कि बहुत सी चीज़ें उनके बारे में ऑलरेडी नोन हैं, तो उन्हें दोहराने का यहाँ कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन खासकर मैं उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके जो सोचने समझने का तरीका है, या जिसे वो काम करने में इस्तेमाल कर लेते थे और उनको सफलता मिल जाती थी, मुझे लगता है कि अगर उनके बारे में कुछ बात करूं तो शायद कोई नई चीज़ें ऐड हो सकेंगी। आज के भास्कर में एडी शर्मा जी का एक लेख छपा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के ऊपर। एडी शर्मा उनके बेटे थे और जब वाइस प्रेसिडेंट थे तब तो वो ज़्यादातर साथ नहीं रहे, लेकिन जो उनका प्रेसिडेंटशिप का जो पीरियड था उसमें एडी शर्मा उनके साथ ही रहते थे, वो उनकी वाइफ साथ में रहती थी। उसमें पहली बार उन्होंने एक ऐसे फैक्ट की चर्चा की है जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। मुझे इसकी जानकारी थी, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस पर बात की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। 1991 में जब कांग्रेस को सरकार बनाने की हो रही थी कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के पास गए थे। उसमें उन्होंने नाम भी मेंशन किया हुआ है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, और उन्होंने आउटराइट, मतलब उसमें उन्होंने समय नहीं लिया कि मुझे कुछ समय दीजिए और मैं इस पर सोच करके बताता हूँ। उन्होंने सीधे सीधे रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने का कारण कोई दूसरा नहीं था बल्कि ये था कि उनकी हेल्थ जो थी वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती जा रही थी और चलने में उनको दिक्कत होने लगी थी, काफ़ी दिक्कत होती थी। हालांकि वो लास्ट तक एक्टिव रहे, प्रोग्राम में जाना और सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम करना, फॉरेन विजिट्स भी वो करते रहे, उस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन शायद उनको लगा कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में जितने एनर्जी की ज़रूरत है वो उनके पास नहीं है, और इसको आधार बना करके उन्होंने इनकार कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी कि प्राइम मिनिस्टरशिप का बिल्कुल आपको प्लेट पे रख करके ऑफर दिया जा रहा हो, ये नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं और आप उसे इनकार कर दें। ये चीज़ उनमें थी। और मुझे एक बात और भी लगती है, खांडेकर जी यहाँ हैं, शशिधर जी भी हैं जो जर्नलिज्म से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, कि जब हम पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं, चाहे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या उनके वर्क हो, तो जनरली उसमें से उनकी जो अपनी साइकोलॉजी है, जो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, शायद कहीं ना कहीं वो किनारे हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसे इंक्लूड किया जाना चाहिए जब भी हम उनके किसी काम के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उनके प्लान, वो जो भी प्लान करते हैं उसके बारे में जब वो सोचते हैं। मैंने शंकर दयाल शर्मा जी में ये बहुत जबरदस्त रूप से पाया कि ठीक है, आइडियोलॉजी अलग है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी का इस्तेमाल, या यूं कह लीजिए कि अपने व्यवहार का इस्तेमाल एक सोशल वेलफेयर के लिए करते थे, मतलब इस कला में वो जबरदस्त रूप से माहिर थे। कुछ चीजें अभी भी लोगों को नहीं मालूम है, जो कभी कभी हम लोग के साथ होता ये था कि रोज दोपहर में मिलना ही मिलना होता था। मतलब हम लोग की ड्यूटी होती थी कि रोज दोपहर में एक बार उनसे मिला, डिस्कस करें, कभी कभी रात में भी मिलना होता था, लेकिन रोज दोपहर का तो फिक्स था। हालांकि जब उस समय उनसे मिलते थे तो मन में कोफ्त होती थी, लंच टाइम हो गया है, घर में पत्नी बैठी होंगी, भूख भी लगी हुई है और आप बैठे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विजिटर्स आए हुए हैं। लेकिन उस समय ये नहीं लगता था कि आप इतिहास के कितने बड़े क्षणों को जी रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लगता था। आज जब उन क्षणों को सोचते हैं तो लगता है कि सच में कितने वैल्यूएबल थे। तो जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो भोपाल में आया है, इसे लाने में उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी।
वो बताते थे कभी कभी वो दोपहर में मूड में आ जाते थे तो कुछ ऐसे ही वो पूछने की तो हिम्मत नहीं होती थी। मेरी औकात क्या थी, 31-32 साल का मैं लड़का था और मैं क्या पूछता हूँ उनसे, कोई इंटरव्यू में ले नहीं सकता था। लेकिन वो कभी कभी आ जाते थे मूड में तो बताने लगते थे। ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, दो सबसे बड़ी बाधाएं इसको भोपाल में लाने में थी। नंबर 1, इससे पहले 1955 में मध्य प्रदेश, उस समय तो चूंकि एक ही था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो भिलाई को इस्पात स्टील प्लांट मिल चुका था। यानी कि मध्य प्रदेश को एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका था स्टील प्लांट। उससे भी जो बड़ी बाधा थी वो थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते थे कि जो भेल है ये इलाहाबाद में खुले। और लाल बहादुर शास्त्री जी और जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध कितने क्लोज थे, क्योंकि वो भी इलाहाबाद के, ये भी इलाहाबाद के, इस तरीके से सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब ये सारा मामला चल रहा था, भेल का मामला, 1960 के आसपास की बात है। उस समय शंकर दयाल शर्मा जी की उम्र कितनी रही होगी? 1918 का जन्म है, 1960 के आसपास समझ ली 42-43 साल के, और नेहरू जी उनसे लगभग 30 साल बड़े थे। तो ये भेल मिला कैसे भारत, ये मतलब भोपाल को? सिर्फ नेहरू जी की वजह से। और नेहरू जी ने क्यों भोपाल को दिया? सिर्फ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की वजह से। वो खुद कहा करते थे कि मुझे नहीं मालूम कि नेहरू मुझे क्यों इतना चाहते हैं। वो खुद कहते थे, मतलब मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे इतना पसंद क्यों करते हैं, मेरी बात को इतना क्यों सुनते हैं। एक और वो संस्मरण बताते हैं कि एक बार गोविंद वल्लभ पंत जी के बाद ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे ये बात पूछी और मैं अंदर से हिल गया कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जाना है और मैं कोई पॉलिटिक्स में कोई बहुत मैच्योर नहीं हूं, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि किसको बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि किदवई साहब को बना दिया जाए, रफी अहमद किदवई साहब को बना दिया जाए। तो फिर नेहरू जी ने पूछा कि किदवई साहब को क्यों बना दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन, कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो नेहरू जी इतने नाराज हुए, बोले कि ऑनेस्टी होनी कोई योग्यता होती है? और बोले मैं सुनकर के हिल गया कि सच बात है। मतलब इस तरह के कभी कभी वो जब मूड में आ जाते थे तो इस तरह की बातें वो बताया करते थे। मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग जब ऑफिस में जो भी ऑफिसर्स थे, उनको बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कि अगर मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर आप लोगों से कोई भी काम करने के लिए कहता है और आपको लगता है कि ये काम सही नहीं है, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर फिर भी आपके ऊपर कोई दबाव आता है तो आप मेरे पास आइए। और मैं 10 साल के टेन्योर में ये कह सकता हूं कि कम से कम मेरे पास तो कोई भी फैमिली मेंबर्स किसी काम के लिए, छोटे मोटे सपोर्ट की बात अलग है, लेकिन कभी कोई नहीं आया। और दूसरों का भी लगभग यही अनुभव रहा। मतलब जो फैमिली का इंटरफेरेंस था वो बिल्कुल भी किसी भी तरह के प्रशासन में, किसी भी तरह के काम में रत्ती भर भी नहीं था। इस बारे में जो एक और घटना है, खासकर मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, जो मुझे बहुत अपील करती है, खासकर उनकी पर्सनालिटी को लेकर के, उनके सोचने समझने के तरीके को लेकर के। उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी को देखने की जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि मेरा कुछ इस तरह के काम से जुड़ा हुआ था कि लगातार मुझे लाइब्रेरी कंसल्ट भी करनी होती थी, तो वो सारी जिम्मेदारी। और अभी जो स्वराज्य भवन के बारे में शशिधर कपूर जी कह रहे हैं, तो उनकी जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है वो स्वराज्य भवन को यहाँ शिफ्ट कर दी गई है। उसमें एक लाइब्रेरियन रखा जाना था, तो राज्यसभा में, चूंकि वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो चेयरमैन राज्यसभा भी थे, तो वहाँ से एक एम्प्लॉय पांडे करके थे, तो वो आ गए थे। और फिर उनको राष्ट्रपति भवन फिर मैं ले आया था, क्योंकि उससे मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी और मुझे लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। पांडे नाम था उनका। एक दिन हुआ ये कि दोपहर के समय में वो पांडे बिल्कुल रोता हुआ मेरे पास आए। मुश्किल से उनकी उम्र 28-30 साल की होगी, बिल्कुल रोता हुआ, परेशान सा होकर के। मैं कहा क्या हो गया? तो उसने अपना लेटर दिखाया जिसमें उसको वापस राज्यसभा भेज दिया गया था, यानी राष्ट्रपति भवन से उसको हटा दिया गया था और उसकी नौकरी वहां से खत्म कर दी गई थी और वापस उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। तो मैंने कहा कि आखिर में हुआ क्या, तुमसे क्या गलती हो गई क्या नहीं? तो उन्होंने बताया कि उनकी जो बहू है, यानी कि वही एडी शर्मा की जो वाइफ है, उन्होंने कोई किताब वगैरह कुछ मांगी होगी, ये नहीं दे पाए होंगे, या और कुछ जो भी बात हो गई होगी, वो नाराज हो गई।
वो नाराज हो गई तो उन्होंने अपनी नाराजगी विमला शर्मा जी को बता दी, लेडी प्रेसिडेंट को। तो बहुत ज़्यादा नाराज थे उनकी बहुत। तो फिर जो विमला शर्मा जी, उन्होंने डेफिनेटली डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से कहा होगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और बहुत ज़्यादा नाराज है और यहाँ बिल्कुल रहने लायक नहीं है। और आप तो जानते फिर तो तिल का ताड़ बनेगा ही, वो कुछ बना होगा उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। और उसने कहा कि सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, नौकरी की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत मकान की थी उस समय। अब तो दिल्ली में उतनी दिक्कत नहीं रह गई है। आप बहुत अच्छे से जानती होंगी कि पहले कितनी परेशानी होती थी दिल्ली में मकान मिला, और जो राष्ट्रपति भवन में आ जाता था उसको मकान मिल जाता था। उस प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि मेरा मकान चला जाएगा, फिर मैं बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, दिक्कतें होंगी। तो उसने ऑनेस्टली बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जहाँ जिसका खामियाजा उसको इतना भुगतना पड़े। क्योंकि उसको मैं लेकर के आया था तो मुझे दया भी आ रही थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं सेक्रेटरी के पास गया और सेक्रेटरी से मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है और मुझे लग रहा है कि इसने कोई गलती नहीं की है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि देखो, हाँ, उसका जो लेटर है उस पर मैंने साइन किए हैं, यहाँ से वापस भेजने का जो है वो मैंने साइन किए हैं, और मैं प्रेसिडेंट से जाकर के बात नहीं करने वाला कि सर उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम चाहो तो बात कर लो, लेकिन तुम सोच लो अच्छे तरीके से कि तुमको बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये विमला शर्मा जी का रिकमेंडेशन है और फिर उसमें बहू भी इन्वॉल्व है। तो पता नहीं मुझे क्या लगा कि नहीं, एक बार जाके बात तो करनी चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य था कि उनका मुझे थोड़ा सा अतिरिक्त स्नेह भी मिलता था। पहली बार मैं उनसे अपने फादर इन लॉ के जरिए मिला था। मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ के फादर और शंकर दयाल शर्मा जी लखनऊ में एक ही कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। उस रेफरेंस से फादर इन लॉ के साथ मैं भी उनसे मिलने गया था। जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो मेरे फादर इन लॉ ने उनके पैर छुए। और जब फादर इन लॉ पैर छू रहे हैं तो मैं ब्यूरोक्रेट्स भले ही रहो, मुझे भी पैर छूना था, तो मैंने भी पैर छुए। अब मजेदार बात हो गई, अब मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया, तो मेरे साथ पहली बार तो धर्म संकट आया कि अब मैं इनको पैर छूं या इनको नमस्ते करूं। ये धर्म संकट आया क्योंकि अब उस समय बात अलग थी, अब अलग हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, जो भी होगा हम पैर ही छूते हैं, जिसको जो कहना होगा कहता रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो हो सकता है उसकी वजह से, या मध्य प्रदेश का होने की वजह से, या हिंदी का आदमी होने की वजह से, या जो कुछ भी, सब मिलजुल करके तो उनका अतिरिक्त स्नेह था। मतलब मुझे कई ऐसे इवेंट याद हैं जबकि रात में 10-10, 11-11 बजे अपने बेडरूम में मुझे बुलाते थे, बिस्तर पर हम लोग उनके बैठते थे। वो तो एक तरफ बैठते थे और मैं उनके पायदान की तरफ बैठता था, पैर लटका के, वो लुंगी पहने रहते थे, और हम लोग डिस्कस करते थे शूज पर और उन पर। तो मैंने कहा कि इसका एक फायदा उठाया जाना चाहिए, डांटेंगे डांट लेंगे और क्या करेंगे। तो मैं गया और मैंने सारी घटना उनको बताई। उन्होंने कहा कि तुम सही बोल रहे हो। मैं कहा सर बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और आप कल्पना करके देखिए कि नेक्स्ट डे ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये घटना बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी बहू उनके खिलाफ जाकर के और मेरे जैसे व्यक्ति की इस बात को स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये ग्रेटनेस उनमें थी। मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिशियंस के बारे में चाहे जिस तरह की भी इमेजेस बनती हो लोगों के दिमाग में, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं बन पाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि शायद शंकर दयाल शर्मा जी की जो रियल पर्सनालिटी थी, या उनकी जो सोच थी, काम करने का जो तौर तरीका था, वो लोगों के सामने नहीं आ पाया है। और शायद जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये चीजें शायद पता नहीं क्यों बाहर लाई भी नहीं जाती हैं, और मुझे लगता है कि उनके काम करने के तौर तरीकों में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब वो राष्ट्रपति थे तो किस पार्टी के लोग नहीं आते थे उनसे मिलने के लिए, और सभी से वो बराबर रूप में मिलते थे, हालांकि वो कांग्रेस से थे। और मैं देखता था कि अगर पटवा जी आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी पैर छू रहे हैं। पैर छूने की बात मैं कह रहा हूँ, स्पेशली दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, वो भी पैर छू रहे हैं। अभी जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। अब वो पता नहीं पंडित जी के नाम से पैर छूते थे, या सीनियर पॉलिटिशियन होने की वजह से पैर छूते थे, या उनका कद, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि लोग पैर छू करके अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करते थे। आई डोंट नो। और ओमान के सुल्तान की जो घटना है वो आज अखबार में तो दी ही हुई है, जिसका कि मैं विटनेस रहा हूँ। वो बिल्कुल सही घटना है, और
100% बिल्कुल सही घटना है। और उसमें एक चीज़ का उल्लेख नहीं हो रहा है कि जहां हम लोग ओमान में रुके हुए थे तो शंकर दयाल शर्मा जी जनरली सुबह 4-1 बजे उठ जाते थे। सुबह कितने बजे भी सो 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि उनकी गतिविधियां होती थी, नहाना धोना पूजा पाठ करना, वो उठ जाते थे। अब हम लोग भी लाइन से रुके रहते थे उनके कमरे में, तो हम लोगों को भी उस समय तक तो उठ ही जाना होता था कि पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। ओमान के सुल्तान सुबह 3:30 बजे, सोचिए, आकर के कॉरिडोर में घूमते रहते थे। वो मझले कद के थे और उनको देख करके मुझे खुशी होती थी कि चलिए मेरे कद का आदमी भी ओमान का सुल्तान हो सकता है कम से कम। अच्छा लगता था उनको देख के। छोटे कद के थे, लुंगी, सफेद लुंगी बांधे, अपना कुर्ता पहने हुए, यहाँ गमछा डाले और कॉरिडोर में घूमते रहते थे। उनको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, भाई वो अपना काम कर रहे हैं, सारा स्टाफ है, उनकी सब देख रेख करेंगे, लेकिन वो 3:30 बजे आकर के कॉरिडोर में घूमते रहते थे। तो कौन सी चीज थी जो उनको इसके लिए विवश करती थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो और भी बहुत से होते होंगे, उन्होंने वेलकम भी किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी को वेलकम किया होगा उन्होंने। मतलब ये अपील करूंगा कि उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए और उनके व्यक्तित्व के जो ऐसे ज्वलंत पक्ष हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे पॉलिटिशियंस हों या कि आने वाली पीढ़ी हो, कुछ ना कुछ कोशिश जरूर की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रियली वंडरफुल टॉक। जैसा कि हमने आपसे आग्रह किया था, निश्चित तौर पे अगर हम ये नेट पे देखते या कहीं और किताबें पढ़ते तो हमें इसमें से मुझे लगता है कि 80% चीज़ें नहीं मिलती। कुछ बातें जो मुझे पहले से पता थी उसकी आपने पुष्टि कर दी, कुछ बातें जो मैं फर्स्ट हैंड जानता था उसका लोगों ने यहाँ विरोध किया, आज इन्होंने उसको पुष्ट कर दिया। एक दो बातें मैं आपको गिनाऊंगा। हमारे यहाँ एक सैटरडे क्लब है, वहाँ बैठा हुआ था मैं, तो मैंने वहाँ एक बार सवाल पूछा ऐसे ही कि कैन यू टेल मी 2 persons इन इंडिया हु रिफ्यूज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर्स। तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको उतनी सॉरी फिर अपॉलॉजिस्ट यू, एक उनकी स्ट्रेंथ भी होती हैं और उनकी लिमिट्स भी होती हैं। और मुझे उस व्यक्ति ने बताया था जो ये ऑफर लेके गया था, नटवर सिंह ने टोल्ड मी, फ्रॉम माय स्कूल एंड कॉलेज बोथ। उसने मुझे ये कहानी बताई थी कि वो गए थे, तो मैंने पूछा तो एक तो सोनिया गांधी का सबको पता था, एंड ओनली 2 persons इन इंडिया हैव एक्चुअली वाउड कि हम पीएम बनेंगे, एक चंद्रशेखर और एक सुब्रमण्यम स्वामी। चंद्रशेखर तो बन गए थे, बाकी सब लोग एंड तक कहते रहते हैं कि हम सिपाही हैं। पीएम कैंडिडेट तो अभी शुरू हुआ है। तो ये बात शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में थी। जैसे ही मैंने बोली, एवरीबॉडी अपोज्ड मी। आई वाज शॉक्ड कि मुझे उस आदमी ने बताई है जो खुद ये लेकर गया। दे नॉट बिलीविंग मी। तो आज ये पुष्टि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हो गई। कुछ बातें जो मुझे नहीं पता थी जो आपने ऐड कर दी। मैनेट के बारे में, मालवीय नगर, मैनेट के बारे में थोड़ा सा पता था बट यू कन्फर्म्ड इट। मालवीय नगर, टीटी नगर, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ये बातें मुझे नहीं पता थी। यू एडेड टू माई थिंग्स। बाकी जो आपने पांडे आरआई का एक किस्सा बताया, और ये भी जो BHEL का बात है, बिकॉज माई अंकल वॉज इन्वॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये कि नेहरू जी और ये यहाँ लाए थे, ही वॉज लेटर ED एंड GM ऑफ दैट, तो वो मुझे मालूम था, पर आपने उस पर मोहर लगा दी और ये हमें नहीं पता था कि ये इलाहाबाद जाने वाला था, तो ये आपने और ऐड कर दिया। इसमें 2 छोटी छोटी बातें मैं ऐड करूँगा। एक, शायद वो व्यक्ति अगर इस कमरे में होता, बट यू हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट। और दूसरा मुझे सेकंड हैंड मिली है, वो पुष्टि आप करेंगे। एक व्यक्ति, मैं नाम लूँ कि नहीं लूँ, जो पुराने भोपाल के लोगों को जानते हैं, जो नगर सेठ यहाँ पे थे, उनको जानते होंगे, कोठारी जी। तो जब ये कैम्ब्रिज गए थे शंकर दयाल शर्मा जी, तो टुवर्ड्स द एंड इनका स्कॉलरशिप रोक दिया गया था। तो देन दैट फैमिली स्टेप्ड इन, नाम ले लेते हैं अग्रवाल फैमिली, दे स्टेप्ड इन। अब उन्होंने कभी इसका फ़ायदा वगैरह नहीं उठाया, और उनके बेटे की शादी होनी थी। अब उनके बेटे की शादी होनी और दिल्ली में राष्ट्रपति थे, उन्होंने जीवन में उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था। अब वो गए कि आपको आना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आगे पीछे होने लगे, मैं राष्ट्रपति हूँ, यूँ करने लगे। तो मुझे वो अंकल अभी जिंदा हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बोला ऐसा करता हूँ मैं कि अब मैं राष्ट्रपति भवन से फिर शादी कर लेता हूँ। बोले नहीं मैं आ रहा हूँ। देन ही केम। तो एक घटना हमारे स्कूल से है, अमित अग्रवाल फादर, ही टोल्ड मी दिस। वो आएगा, ही सेड कि वो थोड़ा ढीलने लगे, मैं राष्ट्रपति हूँ, तो बोले ठीक है मैं फिर बेटी की शादी राष्ट्रपति भवन से कर लेता हूँ। तो दैट्स अ फैक्ट। एंड सेकंड जो बात मुझे किसी ने बताई है कि वो एक बार करौली बाबा के पास गए थे। तो करौली बाबा के पास गए तो बाबा को तो कोई पोस्ट वगैरह पता नहीं थी।
तो बाबा ने उनको देखते बोल दिया कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। उनको ये भी नहीं पता था कि राष्ट्रपति पीएम क्या होता है, दिस इज जस्ट हियर से। तो उनके मुंह से निकल गया कि राष्ट्रपति होता है। तो बोले तू राष्ट्रपति बनेगा। तो बोले मैं कैसे? बोले मैं तो एक सिंपल एमपी हूं। बोले बस बनेगा। तो दैट हैज कम ट्रू। तो ये दो बातें मैंने उसमें ऐड की हैं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग इट। और जो आपने डिमांड की है इस एक्टिविटी को अगले साल तक की, तो मेरी गारंटी है, आई प्रॉमिस टिल 30 जून 2024 एक आध एक्टिविटी जरूर करेंगे उसकी, किसी रूप में भी बढ़ाएंगे उसको। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि करौली बाबा के आश्रम में तो बहुत पहले गए होंगे। जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो शायद इसके बाद वो गए थे। मुझे भी कुछ ध्यान आ रहा है वो जो आश्रम उस समय तो सब करौली बाबा नहीं रहे, लेकिन जो राष्ट्रपति बनेगा इसके बारे में जो एक घटना जो मुझे मेरी जानकारी में है, जयपुर में एक ज्योतिष हैं सुरेश शास्त्री जी, वो खानदानी ज्योतिष है। तो जयपुर तो इनकी ससुराल ही रही है भी। तो एक बार जब ये अपने ससुराल गए थे तो कहा जाता है सुरेश शास्त्री जी ने इनसे कहा था कि तू देश का पहला आदमी बनेगा। इस तरह की लैंग्वेज थी, तुम देश के पहले व्यक्ति बनोगे। अब आगे बात खत्म हो गई। तो जब ये राष्ट्रपति बने तो पहला विजिट जो उनका हुआ था एज ए प्रेसिडेंट वो जयपुर में ही का ही हुआ था और उनसे मिलने ही वो गए थे। और ये बात फिर मुझे उनके जो साले साहब हैं जयपुर में, उन्होंने ये बताई कि इसलिए ये यहाँ आए। तब तक हम लोगों को नहीं मालूम था। और फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अच्छा होगा कि आप भी उनसे जाकर के एक बार मिलाएं। वो भृगु संहिता देखते हैं, भृगु संहिता के आधार पर। फिर डेफिनेटली मैं गया, अपनी भृगु संहिता बनवाई और फिर दूसरों की भी बनवाई जब मेरी कुछ ठीक ठाक लगने लगी तो। और आज भी वो सुरेश शास्त्री जी से बहुत अच्छे मेरे संबंध हैं। तो ये जो राष्ट्रपति बनने की घटना है ये तो बिल्कुल फैक्ट है। वो जो है वो मेरी जानकारी में नहीं है। बस एक लास्ट फैक्ट ऐड कर दूंगा आपकी बात सुन के कि भोपाल को कैपिटल बनाने में भी लोग कहते हैं, नॉट अ प्रिवी टू इट, उनका हाथ था। नहीं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, सॉरी मैं भूल गया। अगर शंकर दयाल शर्मा जी नहीं होते तो आज मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती वो जबलपुर होती। और जबलपुर के जो लीडर थे, जो जबलपुर के लिए प्लीड कर रहे थे, वो सेठ गोविंद दास जी थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। और उनसे टकराना इनके लिए आसान नहीं था। उसके जो डिबेट्स हैं, खासकर भोपाल को राजधानी बनाने के पक्ष में विधानसभा के वो डिबेट बकायदे आज भी हैं। अक्सर वो उसको कोट किया करते थे। उस पर इतना काम किया है उन्होंने डिबेट को तैयार करने में, एक ग्रुप बनाया था, वो पॉइंट्स तैयार करते थे और तब जाकर के भोपाल राजधानी बन पाया है। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि अगर शंकर दयाल शर्मा जी ने उतनी मेहनत नहीं की होती तो आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं होती। और फिर उनको, जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू जी का मतलब वो कभी कभी कहते थे कि वो ब्लाइंड सपोर्टर जैसे मुझे लगते थे। मैं उनके बिहार पर कभी कभी लगता था कि कुछ भी बोलाऊंगा और तो नेहरू जी कर देंगे। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ ऐसा उनको मिल गया हो। बिल्कुल सही है ये जो आप बात